सियालकोट आए और ये कैसे हो सकता है जो सियालकोट की फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, हस्तीज़ हैं, उनके साथ मुलाकात ना हो। और एक बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खान ब्रदर के घर में फार्म हाउस में मैं मौजूद हूँ और बड़ी चाहतों से, बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार करने वाले हैं। और इनसे सेकंड नशिस्त है मेरी, और जवाद खान साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ फर्स्ट नशिस्त है। फर्स्ट टाइम मैं खान साहब के घर में तशरीफ़ लाया और बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम किया, वार्म वेलकम किया। और मैं से गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं। सियालकोट में इनका माशाल्लाह बड़ा सियासी सरसूख भी है और इसके साथ साथ जो है सोशल वर्किंग के हवाले से भी काफ़ी जाने जाते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। बताइएगा कितने एक्साइटेड हैं और जो आपने सफ़र स्टार्ट किया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर लूँ क्योंकि मैंने पिछले चंद अरसे पहले जो एक पोस्ट भी आपकी पढ़ी थी माशाल्लाह 28 ईयर्स ओल्ड एज आपकी और माशाल्लाह 6 मास्टर डिग्रीज। और ये बड़ी मोटिवेशन है हमारे नौजवान नस्ल के लिए, हमारी यूथ के लिए। तो आपने जब ये सफ़र स्टार्ट किया था स्टडी का, इतना पढ़ने लिखने का शौक़ वो कैसे पैदा हुआ था, किसको देख के, घर में किस तरह का एनवायरनमेंट था, वो थोड़ा सा रान साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके आगाज़ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जाने कितने कांटे टूटे उनके नंगे पाँव में, गांव वाले तब बैठे बरगद की ठंडी छाँव में। ये एक बड़ा तवील सफ़र था और इस सफ़र के अंदर सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो मेहनत थी, वो लगन थी, वो जिद्दोजहद थी और एक मकसदियत का हसूल था। एक मकसद था, एक मतमनज़र था, एक हासिल गज़ल था जिसके लिए ये सारी स्ट्रगल की गई। जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि आपकी फ़ैमिली के अंदर कैसी बैकग्राउंड थी, कैसा एनवायरनमेंट था जिसने आपको मोटिवेट किया, इंस्टिगेट किया कि आप इस तरफ आएँ, मास्टर्स डिग्री करें। मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम अपने हीरोज़ को देखते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, हु वाज़ अ बैरिस्टर, हु वाज़ अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और जब हम अल्लामा इकबाल को देखते हैं वो भी बैरिस्टर थे, तो अब उनकी ज़िंदगी का मुताला करने के बाद ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाती है कि ये जितनी भी सरीरवरदा शख्सियात थी जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान की क्रिएशन में, पाकिस्तान की तसव्वुर में बहुत अहम किरदार अदा किया, वो आला दर्जे के तलीम याफ्ता लोग थे। तो सबसे पहले ज़िंदगी के अंदर तालीम, आपकी तरबियत, आपकी ट्रेनिंग, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ ये कामयाबी के वो पहले जीने हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ें बुनियादी तौर पे मौजूद ना हो तो आप कभी भी लीडरशिप का जो कंसेप्ट है उससे हम आंग नहीं हो सकते। तो मैंने समझा कि अगर हम उन हीरोज़ की तकलीद करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, तो सबसे पहले उनकी जो तलीम व तरबियत थी, जो उनकी बैकग्राउंड थी, उससे रूशनास हुआ जाए और अपने अंदर वो चीज़ें इनकलकेट करने की कोशिश की जाए। इसलिए ये जो डिग्रियों का सफ़र था, ये बार लॉ था, ये सारी उन चीज़ों को देख के, चूँकि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है कि पाकिस्तान को फ्यूचर के अंदर किसी सियासी जमात में या अपनी सियासी जमात बना कर पाकिस्तान को सर्व किया जाए। तो जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, आपके पास रोड मैप नहीं होगा, आपके पास विजन नहीं होगा, आपके पास कोई गाइडलाइन, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये सारी स्ट्रगल की गई कि फ्यूचर में अगर हम किसी पोस्ट पे, किसी सीट पे या किसी डेजिग्नेशन पे पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो उसके लिए आपका विजन ज़रूरी है। विजन जो है वो आपकी तालीम से मिलता है। डेफिनेटली खान साहब, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारी यूथ, हमारी जो नौजवान नस्ल इतनी ज़्यादा जो है एजुकेटेड होगी, हाई क्वालिफाई होगी और उसके बाद पाकिस्तान के जो आने वाला मुस्तकबिल है वो भी डेफिनेटली वो रोशन भी होगा। 6 मास्टर आपने किया और मैं ये जानना चाहूँगा एक के बाद एक टफ कौन सा लगा था और क्या प्लान किए हुए थे, कितने कर रहे हैं और आगे क्या इरादे क्या है? यूनानी फिलासफर ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि 1000 माइल जर्नी बिगिंस विद 1 स्मॉल स्टेप। जो सबसे पहला मास्टर था वो बड़ा मुश्किल था। ठीक है। और वो सबसे पहले था कौन सा? पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने मास्टर किया था। वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट मरहला था मेरे लिए। एक मेरी प्रैक्टिकल लाइफ थी, साथ में हमारी जो एजुकेशन के साथ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी एक भाग दौड़ थी। उसके साथ जो फर्स्ट मास्टर था वो बड़ा मुश्किल सफ़र था। हमेशा कहा जाता है कि जो पानी का पहला कतरा सहरा पे पड़ता है, असल जो सहरा की धूप और सहरा की जो गर्मी है, ये शिद्दत है, हिद्दत है, वो बर्दाश्त करता है। लिहाजा ये जो आपका पहला स्टेप है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी कामयाबी कामरानी से नवाजा। और पॉलिटिकल साइंस में जो मैंने फ़र्स्ट मास्टर किया वो मैंने फर्स्ट डिवीजन के अंदर किया, तो वो बड़ा बड़ी मोटिवेशनल पॉइंट था। और उसके बाद ये सफ़र जो चलता था और फिर कभी महसूस ही ना हुआ, ये कभी ये सांस चलने की उम्मीद है, क्या प्लान किया हुआ
हुआ है, आगे कितने मास्टर्स बनाने का प्लान है? यूथ को मैं एक पैगाम ज़रूर दूंगा, चूँकि मैं तो मास्टर्स करूंगा भी आगे फर्दर, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वक्त है और मैंने अपना को टाइम इस तरह मैनेज किया है, लेकिन बहुत सारे मास्टर्स करने की बजाय या PhD बहुत सारी डिग्री करने की बजाय मैं अपनी यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप एज सून एज पॉसिबल अपनी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिकल लाइफ के अंदर कदम रजा हो। चूँकि जब तक आपके पास आपका रोज़गार, आपके घर वालों के लिए ब्रेड एंड बटर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, आपकी डिग्रियाँ, ये सारी चीज़ें बेसूद बेकार हैं। लिहाजा मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, रोज़गार के मौके थे, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास ये वक्त हो तो ज़रूर करना चाहिए। अभी भी मेरे पास कुछ इस तरह का मेरे पास टाइम मैनेजमेंट है कि मैं वक्त दे सकता हूँ, इसलिए मेरी कोशिश है कि हर साल एक एक मास्टर करें। और मेरे नॉलेज के मुताबिक कि अभी जो है जो पूरी दुनिया के अंदर जो डिग्री हैं 13 एक शख्स ने मास्टर्स डिग्री किया, न्यूजीलैंड के शख्स सर्च किया हुआ है। हाँ, तो वो उसका इंशाल्लाह रिकॉर्ड जो है वो इंशाल्लाह जी, ये बड़ी खुशआइन बात है और हम दुआगो भी हैं खान साहब इस रिकॉर्ड को जो पाकिस्तान के नाम करें और पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में इस रिकॉर्ड का नाम भी जाना जाए। आपने एक दो बातें की, हम ये चाहते हैं कुछ डिफरेंट पहलुओं के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि टीवी मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें नजर आते रहते हैं खान साहब, तमाम आर्मी शोज़, तमाम पॉलिटिकल शोज़ और तमाम चैनल्स पे हमें बैठते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज कुछ डिफरेंट पहलुओं के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी आपने एक बात की और माशाल्लाह इतनी स्टडी भी हासिल कर रहे हैं और इसके आगे भी प्लान है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, तो सियासत में कितनी दिलचस्पी है, फ्यूचर में क्या प्लान है, वाकई में बनाने चाह रहे हैं, कुछ इंकशाफ क्या है, और अगर वो पार्टी बनेंगी उसका मंशूर क्या होगा, जो बेसिक मंशूर आपका वो थोड़ा सा शेयर करें ताकि इन फ्यूचर लोग आपके साथ मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि बड़े यंगस्टर मौजूद हैं, जवाद खान साहब हैं, जवाद अहमद साहब हैं जो सिंगर भी हैं, वो उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई और इसी तरह डिफरेंट लोग अपनी अपनी पार्टी बना के बैठे हुए हैं, लेकिन मंशूर वो डिपेंड करता है कि अट्रैक्ट कितनी करती है पब्लिक को, नौजवान को, यूथ को। देखिए जी, अगर हम दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबी लीडर्स देखें, मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज़ देखें और सियासी जमा देखें, उनके अंदर एक मुज़े तंग की हिस्ट्री नज़र आती है, चीन हिस्सों की हिस्ट्री नज़र आती है, मार्किज़म, सोशलिज़म, इस तरह की इज्तमालियत, ये बड़े बड़े इनकलाब दुनिया की तारीख में रूनुमा हुए। तो इनका मुताला करने के बाद जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिनके अभी तक नाम जिंदा है तरीके और आप में सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है, उनकी स्ट्रगल के अंदर नौजवानों का बहुत अहम किरदार था। और सेकेंडली उनकी जो स्ट्रगल थी, उन्होंने मेहनत कश मज़दूर और जो मतवस्त तबका था उसको उठाने के लिए, उसको एडिफाई अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। हमारी पार्टी का सबसे अहम तरीन मंशूर जो है, जिस तरह तरीके इंसाफ ने भी ये बातें की कि हम अदल करेंगे, हम इंसाफ करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी रियासत के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए वो निज़ाम अदल है और निज़ाम इंसाफ है। जिस रियासत, चर्चिल से पूछा गया था कि तुम्हारे मुल्क के अंदर जगो जदाल का आलम है और तुम्हारे बॉर्डर्स पे या तुम्हारे अंदरूनी हाना जंगी अफरा तफरी, तो तबाही बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन रही, तो उसने एक ही चीज़ पूछी थी, आर द कोर्ट्स आर वर्किंग इन द कंट्री, तो उससे जवाब दिया गया था कि यस। उसने कहा कि जिस मुल्क के अंदर निज़ाम अदल जो है वो लोगों के अंदर डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस की इंश्योरेंस के लिए काम करता है, वो कभी भी तबाह बर्बाद नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम जो है एक बेहतर निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल कायम करें, गरीब के जो ड्यू राइट्स हैं वो उसको दे, जिस तरह आइन के अंदर आर्टिकल 37 और 38 में लिखा गया है कि फंडामेंटल नेसेसिटी के तौर पर रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, लेकिन नहीं दिया जाती कानूनी तौर पर। अगर हम पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें, आपकी नज़र में क्या नज़र आ रहे हैं? ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हो गई कि इस तरह के एनवायरनमेंट हैं, पाकिस्तान को कहते हैं 70 साल से लूटते चले आए हैं। बेसिक मसाइल आपको क्या मैं समझता हूँ कि बेसिक मसाइल नहीं बल्कि पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन चुके हैं, जिधर आप नजर दोहराए मसाइल ही मसाइल। एजुकेशन की फील्ड में देखें, मेडिकल की फील्ड के अंदर देखें, हॉस्पिटल में, ये बुनियादी सहूलियत है जो पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता अक़वाम पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पार्टीज भी हैं, सबसे बड़ा कहाँ से आएगा? हमारा जो सबसे बड़ा जो इस वक्त ड्रॉबैक है वो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो डिस्टेबलाइज है, वो डिरेल है। जब तक हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करते, जब तक इसको तक़वियत नहीं बख्शते, हमारे अदारों को आज़ाद नहीं किया जाता, हमारे पोलिटिकल लोगों को, आपने देखा कि कल भी एक इस तरह का इंसिडेंट हमारी नज़र से गुजरा, तो ये बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैं कि वो लोग जिनको अवाम के लिए उनकी खिदमत गुजारी के लिए अपॉइंट किया जाता है, मामूर किया जाता है, और वो लोग अफसरशाही बन जाते हैं, एयर कंडीशंस में बैठते हैं और कोई जवाब पूछी या कोई उनसे कोई पूछ गिछ की कोई रीत या कोई रस्म मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी एक एलिमेंट है।
जब तक हम पॉलिटिकल अपने लीडर्स को, हीरोज़ को कोसते हैं, और अगर हम देखें कि हमारा जो प्रोसेस चलाती है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, वो जो मशीनरी काम करती है उसके अच्छे या बुरे का जवाब हमारे पॉलिटिकल सियासी जुमा देते हैं। अगर एक शहर के अंदर डीसी अच्छा काम करता है, असिस्टेंट कमिश्नर अच्छा काम करते हैं, तो उस शहर के अंदर जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी साख, उनकी रिप्यूट के अंदर जो है ना वो नेक नामियों को पेशनामा साबित होती है ये चीज़ें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल क्वार्टर्स हैं इसको स्ट्रेंथन किया जाए, और सेकेंडली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये देखें जब भी वज़ीर आज़म आता है, वज़ीर आला आता है या कोई वज़ीर आता है तो शहरों को सफाई कर दी जाती है, रोड्स आपको बड़े ज़बरदस्त प्राइवेट नज़र आते हैं, लेकिन आम दिनों के अंदर आप देख लें ना फ्रूट मंडियाँ ना इतना, इसका मतलब है इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये सर्व कर सकते हैं, ये चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब आप किसी की सेल्फलाइजेशन या सेल्फ मोटिवेशन या एक्चुअलाइजेशन उसको इस चीज़ के लिए इंस्टिगेट नहीं करती, इंसाइट नहीं करती कि आपने नेशनल काज के लिए, नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए सर्व करना है लोगों को की सहूलत के लिए, तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट, एक पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर किया जाए, ब्यूरोक्रेसी बेहतर की जाए, और फिर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पीएम से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जो जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ जब सिस्टम ऊपर से ठीक होगा, मोटरवे के अंदर जो मोटरवे के अंदर सिस्टम, एक मिनिस्टर भी वहाँ पे वायलेशन करता था चलाना, एक जज भी वायलेशन करता है तो चलाना, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड जस्टिस मस्ट बी इन्फोर्स्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस, जो कि आर्टिकल 4, 5 और 25 आइन पाकिस्तान जिसकी गमाजी या खासी तर्जुमा नहीं करता, और यही हमारे आइन की बेसिक स्पिरिट और यही इस्लाम के फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो कि मैग्ना कार्टा में 1260 के अंदर 1216 के अंदर अपनाए गए। लिहाजा ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, इंसाफ दिया जाए और हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया जाए। खान साहब ने बड़े डिटेल के साथ और ब्रीफली इसको जो है एक्सप्लेन भी कर दिया, और आई थिंक सो कि इससे बेहतर जो सिस्टम किसी भी माशरे को उसको उठाने के लिए अदल का निज़ाम उन्होंने बोला है, और इसके साथ ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम, और जो हिस्ट्री तारीख ये जानते हैं माशाल्लाह, उन्होंने इल्म और नॉलेज रखते हैं, इसके बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब पॉलिटिकल पार्टी के जल्द अनाउंसमेंट भी करें, नौजवान नस्ल भी इनके साथ मिले और इसको बेहतर से बेहतर तौर पर पाकिस्तान के लिए सर्व करते हुए नजर आए। कुछ लाइटर मोड पे आ जाते, बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं। हमने अक्सर देखा है आपके जो अंदाज़े गुफ्तगू में, आपके अंदाज़े बयान में, शेर व शायरी का में जो है वो अंसर नज़र आता है। तो रग़बत कहाँ से हासिल हुई, कितने शेर पढ़ते हैं डेली में, कौन कौन सी बुक्स पढ़ चुके हैं, किस शायर को लाइक करने से शगफ था, उर्दू अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको वाबस्तगी थी, उनका लगाव था, और यही चीज़ इनहेरिटेंटली हम लोगों के अंदर, तीनों भाइयों के अंदर भी ट्रांसफ़र हुई। और शायरी जो है वो बहुत सारी बातों को मुख्तसर से अल्फाज भी और तस्हीर के साथ कहने के अमल को शायरी कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब भी आपकी गुफ्तगू शनीद के अंदर शायरी आती है तो मैं समझता हूँ कि वो जो आपकी गुफ्तगू है उसके अंदर बनाव संगारियाँ, उसकी नोक पलक के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो अभी तक जो मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे, जिस तरह आपने पूछा कि शोरा कराम के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद बख्श जो कि सूफ़ी शायर, उन्होंने बड़ी ज़िंदगी और रियलिटी के बहुत करीब जो चीज़ें लिखी हैं। शायर मशरिक़ हकीम अल्लामा इकबाल, फिर उसके बाद मुझे जो है मोहसिन की बहुत, मोहसिन नकवी की बड़ी अच्छी शायरी लगती है। कतील शाफ़ी जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट शायर। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं कि जिन्होंने, जिसमें हबीब जालब है, इनकलाबी पोइट्री, और मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो वसी शाह। तो ये इस तरह के लोग हैं कि इनके साथ हमारी, अब वसी शाह है, बहुत सारे ऐसे हमारे जो हमारे हल्का बगोश, हल्का यारा के अंदर भी ये लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छी शायरी लिखते हैं, और शायरी वो कि जिसके अंदर मानी मतालिब, जिसका मफहूम जो है वो आगे करने किया जा सके, बामानी। और शायरी मैं समझता हूँ अगर ज़िंदगी से शायरी निकाल दी जाए तो ये बेमज़ा बेरंग हो जाए। तो खान साहब कोई मैं हमारे नाज़रीन को, ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहिए कोई शेर, कोई पोइट्री के हिसाब से, आया अपना भी कोई प्लान है कि आने वाले वक्तों में कोई पोइट्री के रिगार्डिंग कुछ लिखने का, कोई बुक्स वगैरह, कोई इस तरह? अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर लिखेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत सारे शोरा ने बहुत सारी खूबसूरत शायरी की है, और मैं उनको पढ़ के बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। और बड़े हमारे जदीद दौर के भी शायर हैं, जिसके अंदर हाफ़ी जो है इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। और इस तरह के जो पोइट्स हैं इनको पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। और ज़रूर शायरी से रिलेटेड ही हम आपको सुनाते हैं कि हम शायर न थे तेरे प्यार से पहले, हम आशिक न थे तेरे दीदार से पहले, और छोड़ न जाना हम इतना प्यार दे के, मर जाएंगे वरना तेरे इनकार से पहले। क्या बात। तो शायरी जो है मैं समझता हूँ कि हमारी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, शेर जो भी पढ़ता है वो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रखता है, स्टोरी रखता है, दर्द रखता है, कोई
कहानी रखता है। आप भी अब आपके शेरों से, आपके अल्फाज से ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है। कुछ साइड स्टोरी रही है नहीं, जो आज तक मैं समझता हूँ, किसी को बताई ना हुई। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बहुत थोड़े लोग हैं दुनिया के अंदर एक पीएम से प्राइम मिनिस्टर तक की ज़िंदगी का मुतालिया करें और दुनिया की बड़ी सरी रवद्दा शख्सियात को देखें तो दुख, गदास, गम और मुसरत और बसात, ये ज़िंदगी इन चीज़ों का इम्तजाज है। अगर ये आप ये समझे कि बस आप ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस को एक्सरसाइज करें और आपकी दुख तकलीफ़ों से आप बच करें, तो ये एक बड़ा टफ़ जो मरहला है। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं हैं, मुश्किलात नहीं हैं, मसाइब नहीं हैं। तो बिल्कुल शायरी के अंदर भी एक एलिमेंट नज़र आता है। अगर इसके वसे पर्दा हक़ाइक़ को देखें तो इसके अंदर ये चीज़ नज़र आती है कि शायरी बहुत सारे लोग जो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी रुदात, कोई आबिती या सरगिश्त उन पे कोई गुजरी है जिसकी वजह से शायरी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। खान साहब, किससे हुई थी पहली मोहब्बत जो लाइफ में, कब हुई थी? उसके देखिए, मेरी जो है माँ बाप के लिए है मोहब्बतें सारी, अपने बहन भाइयों के लिए, अब मैरिड लाइफ है, जारी बात है, मिसेस के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत जो है ये ज़िंदगी का एक बड़ा बुनियादी और सुनहरी असूल है। ठीक है। और मोहब्बतें बांटनी चाहिए अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बड़ा अच्छा मैसेज है सब लोगों के लिए। ये प्यार मेरी पहली जो मोहब्बत थी वो जो है इल्म से है और इल्म से तक रहेगी इंशाल्लाह। और वो मोहब्बत हमें नज़र भी आ रही है, बढ़ती जा रही है माशाल्लाह से, और इसी तरह बढ़ती रहे। कुछ बात करते हैं इंटरटेनमेंट के वाले से, क्या हमें स्पोर्ट्स के वाले से भी बात करेंगे, लेकिन कुछ इंटरटेनमेंट, मूवीज़, ड्रामाज, और क्या सॉन्ग्स वगैरह किस चीज़ को लाइक करते हैं? फ्री टाइम तो मोस्टली आपको नहीं मिलता, हम देखते हैं कि स्टक होती है लाइफ हर वक्त, लेकिन जब कभी रिलैक्स होने के लिए, एंटरटेन होने का मूड होता है तो क्या चीज़ें? देखिए, म्यूज़िक जो है ये भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। कई दफ़ा आपकी डेली रूटीन ऑफ लाइफ इतना स्ट्रक कर जाती है या इतना ज़्यादा आपको बोर्डम फील होता है कि आप जो है ख्वाहिश करते हैं कि आपकी इंटरटेनमेंट के लिए कोई म्यूज़िक, कोई गज़लें। तो म्यूज़िक के लिए जो है पुराने गाने भी कभी कभार सुनते हैं, कभी कभार नए गाने भी सुन लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि सोसाइटी जिस सिमत में चल रही है उसके साथ उसको भी उससे दराज उसका रुशनास करवा के ज़िंदगी गुजारी जाए। ये नहीं कि आप अगर 2021 के अंदर हैं तो अगर आपको 2021 से पूछी जा रही है तो आप बजाय 2011 में या 2005 में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए म्यूज़िक हो, फैशन हो, जो भी ज़िंदगी के पहलू हैं उसको ऑप्ट करना चाहिए और उसको एडिफाई, अपग्रेड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ जो हमारी सोसाइटी है, उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई बंदा आपको दकियानूस, रुज्जत पसंद या कदामत पसंद ना समझे, ताकि आप वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो अपने आप को भी अपग्रेड करें। तो जो मौजूदा सिंगिंग है वो भी बड़ी अच्छी है। इससे पहले जो दौर था जिसमें जो पुराने थे सिंगर्स थे वो भी एक बड़ा अच्छा दौर था। लिहाजा मौसीकी भी कभी कभार सुनते हैं जब ड्राइविंग के दौरान। सबसे पहले फेवरेट सिंगर की अगर बात कर लें, मोस्टली जो स्पेसिफिक होता है, मुझे किशोर कुमार बड़ा अच्छा लगता है जी, वो बड़े अच्छे गीत हैं। उसके बाद जगजीत सिंह बड़ा अच्छा है जी, वो पाकिस्तान में राहत फ़तेह अली खान है, वो 3-4 और इस तरह के लोग हैं जो बड़ी अच्छी। और जो फीमेल सिंगर्स के अंदर श्रेया घोषाल और एक आध और भी इस तरह के बड़े अच्छे जी, उन्होंने बड़ी अच्छी गायकी करते हैं। सही हो गया। अगर इसी तरह इसके साथ साथ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं मूवीज़ के हवाले से। तो मूवीज़ कौन सी मोस्टली पसंद करते हैं देखना एंटरटेनमेंट के लिए, और हीरोज़ किसको मूवीज़ के लिए, हीरो या हीरोइन? देखिए, मूवीज़ जो है वो भी करता है कि इंसान का मूड किस तरह का है और किस तरह की एक्शन मूवी देखना चाहता है, कभी लव मूवी देखना चाहता है। लिहाजा इस हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि 3-4 बड़ी मुझे अच्छी मूवीज़ लगती हैं। एक वीज़ारा इंडिया की एक बड़ी जो है ज़बरदस्त मूवी थी, ठीक है। उसके बाद विवाह और 3-4 और इस तरह की मूवीज़ हैं जो मैं बड़े शौक़ से मैंने देखी। और अच्छा, मैं समझता हूँ कि मूवी के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये कि आप एक लेसन भी दें और एट द सेम टाइम दैट मस्ट बी अ सोर्स ऑफ द काज ऑफ एंटरटेनमेंट। जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट भी हो और एक लेसन भी हो, और ताकि वो महसूद होने के साथ साथ कुछ लेके भी आएँ। तो कौन सा फेवरेट हीरो कौन सा है आप मानते हैं कि बाकी पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3-4 लोग बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपना नाम बनाया, मेहनत की। फ़ात मुस्बा इज़ वन ऑफ देम। उसके अलावा 3-4 अभी मौजूदा दौर के अंदर देखें तो उसमें जो है ऐसा नाम भी है, इमरान अब्बास भी है, और मेरे कुछ अपने बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं वो भी इंडस्ट्री के अंदर सर्व कर रहे हैं, वो बड़े अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते, तो वो भी उनका भी एक अच्छा नाम है। चले, ठीक हो गया। फाइनली हम कुछ सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से वापस आते हैं दोबारा से। पाकिस्तान में भी खान साहब आपको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बैठे हुए हैं, और जरदारी साहब भी मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो है, मरीम नवाज़ है।
ओवरऑल इन तीनों को अगर आपने नंबरिंग के वाले से कोट करना हो नंबर्स, तो किसको किस नंबर पे रखेंगे? देखिए स्ट्रगल को देखा जाए तो इमरान खान इज़ ऑन द नंबर 1। अगर डिलीवरेंस की बात की जाए तो डेफिनेटली जो नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उनकी डिलीवरेंस बहुत ज़्यादा थी। और अगर मुफाहमत की बात की जाए तो मुफाहमत पे नंबर 1 आसिफ अली जरदारी। तो लिहाजा कैटेगरीज हैं जो भी जिस कैटेगरीज के मुताबिक आप इन तीनों में से किसको वोट देना पसंद करेंगे? देखिए जी, अभी तो जो मौजूदा सिनारियो उसके अंदर PTI ने बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी की। तो अगर इस सिनारियो के अंदर देख लिया जाए तो डेफिनेटली कोई अल्टरनेटिव हम शख्सियत की तरफ या पार्टी की तरफ जाएंगे PTI से हट के। लेकिन अगर ये डिलीवरेंस की तरफ आ जाता है, जैसे हाँ साहब ने कहा कि मैं 2.5 साल से बड़ा सेटिस्फाई हूँ, मैंने जो हदफ थे जो चीज़ें थी वो इनिशिएटिव्स ले ली हैं, अगर उसके मुताबिक देखा जाए कि अगर ये डिलीवरेंस की तरफ आते हैं और ये वाकई वो डिलीवरेंस कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली हाँ सबको भी वोट दिया जा सकता है। लिहाजा नून लीग और PTI जो है आइंदा आने वाले इंतखाबात में समझता हूँ कि इनका बड़ा घुमसान का रन पड़ेगा। ठीक हो गया, चले काफ़ी ज़्यादा नशस्त भी हो गए और खान साहब से हमें बड़ा कुछ सीखने को भी मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कुछ डिफरेंट इश्यूज़ कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे खान साहब के साथ। आज खान साहब बहुत मज़ा आया, आपके टाइम के लिए थैंक यू सर। और फाइनल कोई पैगाम कोई हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्या देना चाहेंगे हमारी यूथ को, हमारे फैंस को, अपने जो देखने वाले से आने वालों को? देखिए लास्टली तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पहले भी अदा किया कि अपनी गोना को मसरूफिया से वक्त तक लाहौर से आप स्पेशली यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि जिस तरह आप नौजवान हैं और जिस तरह एंकरिंग की दुनिया के अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको इज़्ज़त दी बड़ी जल्दी स्ट्रगल के अंदर, अल्लाह ताला मज़ीद आपको इज़्ज़त दे। यूथ के लिए यही पैगाम है कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों और सारे हंसते बसते हों। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहाँ मुनसब से इंसाफ मिले, दिल सब के सबसे साफ मिले। उम्मीद है ऐसी बस्ती की, वो बस्ती काश तुम्हारी हो, वो बस्ती काश हमारी हो। क्या बात है, क्या बात है, और कमाल कर दिए खान साहब ने। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट नेसेस में, जहाँ पे खान साहब एक नए रूप में नज़र आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।